हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। अगर आपका कल एग्ज़ाम है या कल इंटरव्यू है तो आप सही जगह पे आए हो। आज आपको सारे के सारे बैंकिंग अवेयरनेस के नोट एक ही क्लास में मिल जाएंगे। जिनको डिटेल में करना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को रेफर कर लेना। और जिन्होंने जस्ट ओवरव्यू लेना है और जल्दी से मैराथन क्लास कंप्लीट करनी है वो आज की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस हमने पढ़ना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बैंक्स क्या होते हैं? बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें ऑथराइज किया जाता है कि वो रिसीव करें डिपॉजिट्स या प्रोवाइड करें लोन। तो बेसिकली बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं और साथ में ही डिपॉजिट्स को रिसीव करते हैं। बैंक्स के दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में क्या आएंगे? एक तो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स और प्रोवाइड करना लोन। उसके अलावा जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो पार्ट बनेंगे सेकेंडरी फंक्शंस का। जैसे हो गए लोकल फैसिलिटी, कार्ड्स इशू करना, चेकबुक इशू करना, ये सारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं बैंक के। ठीक है, अब डिपॉजिट्स दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है डिमांड डिपॉजिट्स, एक होती हैं टर्म डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स को कासा भी बोलते हैं और टर्म डिपॉजिट्स को राफा भी बोलते हैं। कासा की फुल फॉर्म है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, राफा की फुल फॉर्म है रेकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। जो रेकरिंग अकाउंट है वो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए हम ओपन करवा सकते हैं। रेकरिंग मतलब बार बार किस्तें देना, और फिक्स्ड अकाउंट मतलब फिक्स्ड एक बार डिपॉजिट करवा दिया तो उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते। जितने पीरियड का लॉक इन पीरियड है तब तक हम विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो जो फिक्स्ड अकाउंट है वो मिनिमम 7 डेज के लिए ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद रिन्यू वगैरह करवा लो, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आगे होती हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक प्राइवेट बैंक ही होते हैं यूजुअली, और जो पेमेंट्स बैंक है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ कासा में ही डील करते हैं, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में ही डील करते हैं। ये राफा में डील नहीं करते हैं। पेमेंट्स बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते। पेमेंट्स बैंक एटीएम कार्ड प्रोवाइड करते हैं और डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करते। तो फिर जैसे पेटीएम है वो भी तो एक तरह का पेमेंट बैंक है, वो लोन कैसे प्रोवाइड करता है? तो वो बाकी बैंक्स के साथ टाई अप करके लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये पेमेंट्स बैंक का कंसेप्ट लाया ही क्यों गया था? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट्स बैंक का कंसेप्ट लाया गया था। पेमेंट्स बैंक खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ रुपीस। प्रपोजल आया है कि इसको 200 करोड़ कर देना चाहिए, पर अभी ये प्रपोजल पास नहीं हुआ है। ठीक है, और पेमेंट्स बैंक में आप अप टू 2 लाख रुपीस डिपॉजिट कर सकते हो पर यूजर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का कि पेमेंट्स बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया था? पेमेंट्स बैंक नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया था। और पेमेंट्स बैंक के लिए कंपल्सरी है कि उन्हें 25% ऑफ देयर ब्रांचेस अनबैंक्ड एरियाज में ओपन करनी है। पेमेंट्स बैंक के लिए जो एफडीआई की लिमिट है वो है 74%। पेमेंट्स बैंक के लिए कोई भी पीएसएल टारगेट नहीं है। पीएसएल टारगेट क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये टारगेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो पेमेंट्स बैंक है वो लोन ही नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए उनका पीएसएल टारगेट होने का कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, अब इंडिया में करंटली 6 पेमेंट्स बैंक है। वो 6 पेमेंट्स बैंक कौन कौन से हैं? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो, जियो और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। जो फिनो, जियो और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक है इन तीनों के हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एयरटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और पेटीएम का नोएडा में है। तो पेटीएम कहाँ से करो? नोएडा से करो। बाकी जो एयरटेल और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिनो, जियो और एनएसडीएल का मुंबई में है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा था, तो उसका आंसर आएगा एयरटेल। एयरटेल वाज द फर्स्ट पेमेंट्स बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक भी प्राइवेट बैंक्स ही होते हैं। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि जो पेमेंट्स बैंक हैं वो लोन प्रोवाइड नहीं करते, बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट्स बैंक खोलने के लिए आपको मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो है 200 करोड़। प्रपोजल आया था 300 करोड़ का, पर अभी प्रपोजल पास नहीं हुआ है। ये एटीएम कार्ड भी इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। इनके लिए भी कंपल्सरी है कि अपनी 25% ऑफ द ब्रांचेस अनबैंक्ड एरियाज में ओपन करें, और इनके लिए भी एफडीआई की लिमिट है 74%। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया था? वो आया था उषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। अभी करंटली इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। हमें इनके नाम तो पता होने ही चाहिए, साथ में हमें इनकी जो हेडक्वार्टर की लोकेशन है वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, तो उसका आंसर है कैपिटल। अब इसको मैं लर्न करवा रही हूँ आपको कैसे लर्न करना है। देखो, कैपिटल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जलंधर में। अगर कभी आ जाए एयू, तो एयू फ्रॉम जयपुर, तो एयू जयपुर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में। उत्कर्ष
स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है वाराणसी, यू के बाद वी आता है ना, तो उत्कर्ष का कहाँ पे है, वाराणसी यूपी में, ठीक है। इक्विटास का कहाँ पे है, चेन्नई में, तो चेन्नई क्विट सीएसके ऐसे लर्न कर लो, क्विट सीएसके, ठीक है, क्विट सीएसके मतलब चेन्नई। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है। आईसाफ का कहाँ पे है, त्रिशूर केरला में, इसको ऐसे लर्न कर लो कि साफ करो अपना त्रिशूर, तो साफ से आईसेफ बन गया और त्रिशूर से बन गया त्रिशूर केरला। नॉर्थ ईस्ट का हमें पता ही लग गया कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो असम गुवाहाटी कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी असम में। सूर्य उदय कहाँ से होता है, वैसे तो सूर्य उदय ईस्ट से होता है ना, पर हमारे लिए सूर्य उदय आज से नवी मुंबई में होगा क्योंकि हमें ये लर्न करना है। तो सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई मुंबई में है। तो अब इन तीनों को कैसे याद करेंगे कि जो आपकी जान है वो आपके लिए जीवन है, आप उसकी लाइफ टाइम केयर करोगे, तो इसलिए आप अपनी जान को बोल रहे हो, अपने जीवन को बोल रहे हो कि आप बेंगलुरु मत जाओ क्योंकि हम आपकी लाइफ टाइम केयर करने वाले हैं। तो तीनों का लर्न हो गया, जान स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन तीनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर यूपी में है। और अब लास्ट बच जाता है यूनिटी सबसे ज्यादा कहाँ में होती है, दिल्ली वालों में होती है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने आप को कन्वर्ट करवाना है या स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है तो वो कैसे होगा। अगर किसी पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना है तो उसके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी पेमेंट्स बैंक के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और अगर किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपने आप को कन्वर्ट करवाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो उसके पास मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 100 करोड़, और उस कैपिटल को उसको बढ़ा के विद इन 5 ईयर्स 200 करोड़ रुपीस कर देना होगा कि मिनिमम कैपिटल उसके पास 100 करोड़ होनी चाहिए और विद इन 5 ईयर्स उसको कैपिटल को बढ़ा के 200 करोड़ कर देना होगा, ठीक है। अब लोन्स एंड एडवांसेस में क्या फ़र्क होता है, जो लोन होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, बट जो एडवांसेस होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब जो एडवांसेस हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटेड, ओवरड्राफ्ट। कैश को आपने क्रेडिट पे ले लिया, ठीक है, बिल्स को डिस्काउंट करवा लिया या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली। यूजुअली जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती है, बट जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं उसके लिए एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें 10,000 तक का आप ओडी करवा सकते हो। वैसी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती है, पर इसकी एक्सेप्शन के तौर पर सेविंग्स अकाउंट में जहाँ पे मिलती है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जहाँ पर 10,000 का ओवरड्राफ्ट सेविंग्स अकाउंट पे दिया जाता है, ठीक है। अब चेक की पार्टीज हम करेंगे। चेक की बेसिकली 3 टाइप की पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर मतलब ऑनर, मतलब जो ओनर है जो चेक लिख रहा है, ऑनर ऑफ द चेक। ड्रॉई चेक के केस में हमेशा बैंक होगा। ड्रॉई मतलब जो पेमेंट देता है, चेक की पेमेंट हमेशा बैंक देता है, तो ऑलवेज इन द केस ऑफ चेक ड्रॉई मतलब जो पेमेंट देता है। पेई मतलब जो पेमेंट रिसीव करता है, इसमें गलती मत करना, पेई मतलब जो पेमेंट रिसीव करता है। ड्रॉअर मतलब ऑनर ऑफ द चेक। ड्रॉई मतलब जो पेमेंट देता है, मतलब बैंक ही देता है चेक के केस में, और पेई मतलब जो पेमेंट रिसीव करता है। टाइप्स ऑफ चेक, जो चेक है वो सेक्शन 6 में डिफाइंड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की, और जो कोई भी चेक है वो 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। बेसिकली 6 टाइप्स के चेक्स होते हैं। एक तो होता है बियरर चेक, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिसके हाथ में चेक आ गया उसी को पेमेंट मिल जाएगी। सेकेंड नंबर में है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक स्पेसिफिक पर्सन्स को ही मिलता है, जिसका नाम है उसी को मिलेगा, ठीक है। क्रॉस चेक, इसमें क्या करते हो आप, चेक के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जो आपने अगर चेक दिया बैंक में जाके तो बैंक वाले आपको कैश नहीं देंगे, उस चेक का जो पैसा है वो सिर्फ अकाउंट में ही रिसीव होगा। क्रॉस मतलब क्रॉस कर दिया आपने कि मुझे कैश नहीं, वो अकाउंट में ही रिसीव होगा। एंटीडेटेड चेक, एंटीडेटेड चेक की आपको पेमेंट तभी की तभी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी चेक पे 9 मई डेट है और आप 10 मई गए बैंक में चेक लेके, तो एंटीडेटेड है वो चेक, तो आपको कैश मिल जाएगा तभी की तभी। पोस्ट डेटेड चेक, तो इसको आप कैश नहीं करवा सकते क्योंकि इसकी डेट अभी बाद की है। फॉर एग्जाम्पल किसी चेक पे डेट 9 मई की है और आप 5 मई को ही चले गए, तो बैंक वाले बोलेंगे नहीं आपका चेक अभी हम कैश नहीं कर सकते क्योंकि पोस्ट डेट है, मतलब बाद की डेट है अभी, तो जब डेट आ गई तब आना, उसके बाद अभी नहीं मिलेगा चेक की पेमेंट, ठीक है। स्टेल चेक मतलब बासी हो जाना चेक का। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चेक 3 महीने के लिए वैलिड है, तो अगर कोई स्टेल चेक है मतलब वो इनवैलिड चेक है, 3 महीने के बाद आप जा रहे हो पेमेंट लेने, तो बैंक वाले आपको डिनाई कर देंगे कि आपको चेक की पेमेंट नहीं दी जाएगी। अब CTS क्या होता है, CTS इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम।
चेक ट्रंकेशन सिस्टम कब आया था? 2010 में, इसलिए इसको बोलते हैं CTS 2010। तो इसमें क्या था, चेक की फिजिकल मूवमेंट को रोकने के लिए CTS सिस्टम लाया गया था। इसमें क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं चेक को विद इलेक्ट्रॉनिक इमेज, और इसमें MICR लाइन यूज होती है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब हम जानेंगे RBI के बारे में। हमारा सेंट्रल बैंक है RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर आया था? ये यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर आया था। इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये कमीशन था ये बनाया गया था 1920 में। ठीक है, इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि इंडिया का कोई सेंट्रल बैंक होना चाहिए, और इसने सजेस्ट कब किया था? 1926 में। तो 1934 में RBI एक्ट आता है, और जो RBI है वो प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। पर प्रॉपरली RBI अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। स्टार्टिंग में इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में होता है, तो इसका ऑफिस मूव कर दिया जाता है कोलकाता टू मुंबई इन 1937। तो 1935 के बाद जो इसका 2 साल ऑफिस रहा वो कोलकाता में रहा, पर 1935 में इसका जो ऑफिस है उसे मूव कर दिया जाता है फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। ठीक है, बेसिकली जो RBI है ये नेशनलाइज कब हुई? 1 जनवरी 1949। नेशनलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ पहले प्राइवेट होती है, तो नेशनलाइजेशन के बाद उसको पब्लिक बना दिया जाता है। तो RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। RBI के बेसिकली 4 बोर्ड्स हैं, एक दिल्ली बोर्ड, मुंबई बोर्ड, चेन्नई बोर्ड, कोलकाता बोर्ड। कितने बोर्ड्स हैं RBI के? 4। और रीजनल ऑफिस हैं 27, सब ऑफिस हैं 4। अभी करंटली इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के। आप लेटेस्ट देख के जाना। उसके बाद RBI में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से हैं? T रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, M राजेश्वर राव। ये भी लेटेस्ट देख के जाना एक बार। ठीक है, एग्जाम से पहले चेंज होते रहते हैं। उसके बाद जो RBI का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें 21 मेंबर्स होते हैं। वो 21 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो गवर्नर हो गया, करंटली केस की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हो गए। 4 डिप्टी गवर्नर्स हो गए जिनके नाम ये वाले लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं, तो 4 लोकल बोर्ड्स के मेंबर्स हो गए। 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री के आते हैं, और 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। सो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 10 21। तो टोटल 21 मेंबर्स होते हैं RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं RBI की सब्सिडरीज की। तो सब्सिडरी क्या है? अगर RBI का उसमें 51% या 51% से ज़्यादा का स्टेक है तो वो RBI की सब्सिडरी है। करंटली RBI की 5 सब्सिडरीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना DICGC, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस देती है। कितने का? अप टू 5 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो DICGC है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और करंटली इसके चेयरपर्सन कौन है? MD पात्रा, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 जुलाई 1978। कब हुई थी? 15 जुलाई 1978। उसके बाद दूसरी सब्सिडरी है BRBN MPL। इसकी फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। बी से भारतीय नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और बी से इसका हेडक्वार्टर वाली लोकेशन जो कि है बेंगलुरु। इसके करंटली चेयरपर्सन है T रविशंकर। इसके माइकल डी पात्रा थे DICGC के, इसके हैं T रविशंकर। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 3 फरवरी 1995 को। और इसके 2 प्रेसेस हैं बेसिकली। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है ना नोट वाली, वो 2 हैं। एक तो मैसूर में है, एक सालबोनी में है। नेक्स्ट है सब्सिडरी रैबिट की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2016 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नवी मुंबई में है। करंटली इसके चेयरपर्सन का नाम है किरण कार्निक। कौन है? किरण कार्निक। नेक्स्ट है इफ्टास। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट फरवरी 2015 को हुई थी। और इफ्टास की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इसके चेयरपर्सन है विवेक दी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी लेटेस्ट सब्सिडरी कौन सी है RBI की? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये सेक्शन 8 अंडर कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, और इसके जो CEO हैं वो है राजेश बांसल। तो आप इसमें ये याद रखना, जो DICGC है, रैबिट है और इफ्टास है, इन तीनों का हेडक्वार्टर तो है मुंबई में। B से ही भारतीय नोट मुद्रण, और B से ही बेंगलुरु, तो इनका हेडक्वार्टर B सेम हो गया, तो बेंगलुरु में है। H है ना लास्ट में RBI H के, तो H से हैदराबाद हो गया, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट
फर्स्ट गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो फर्स्ट गवर्नर अगर आ जाए तो हमेशा आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकंड गवर्नर कौन थे? जेम्स टेलर, जेम्स टेलर। थर्ड गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है तो सीडी देशमुख, अगर आ जाए फर्स्ट गवर्नर कौन है तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रेजेंटली कौन है? शक्तिकांत दास जी, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई में कौन सा सिस्टम, अभी कौन सा करेंटली हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत हमें 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है, 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इशू ऑफ करेंसी कौन करता है? जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कॉइन्स जितने भी हैं और 1 रुपये का नोट इशू करती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 2 रुपीज का नोट और उसके ऊपर के जितने भी नोट्स हैं उनको इशू करती है। मैक्सिमम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने का नोट इशू कर सकती है? तो वो है 10,000 रुपीज का। सिग्नेचर किसके होते हैं? जो 2 रुपीज का नोट है या उससे ऊपर वाले जितने भी नोट्स हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, और जो 1 रुपये का नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अब मोटिव्स कौन कौन से बने होते हैं इंडियन करेंसी नोट्स पर? जो 10 रुपये का नोट है उस पर बना होता है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद 20 रुपीज़ के नोट पर बना होता है एलोरा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपीज़ के नोट्स पर होती है हम्पी, जो कि कर्नाटका में है। 100 पर है रानी की बाव, जो कि गुजरात में है। 200 पर है सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 पर है रेड फोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। और 2000 पर है मंगलयान। अब जो प्रिंटिंग प्रेस है वो टोटल 4 है इंडिया में, 2 को ऑन आरबीआई करती है और 2 को ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, इसको लर्न कैसे करना है? एमएसडीएन, एमएसडीएन। तो एमएसडीएन क्या है? मैसूर और सालबोनी। डीएन का है देवास और नासिक। जो एमएस है मतलब मैसूर और सालबोनी वाली है उसको रेगुलेट करती है आरबीआई, ठीक है, ऑन करती है आरबीआई। और जो डीएन है देवास और नासिक वाली, इनको रेगुलेट या ऑन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं मिंटिंग ऑफ कॉइन्स की। तो जो कॉइन्स की सारी मिंटिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बेसिकली 4 जगह पर मिंटिंग होती है। 4 जगह लर्न करने के लिए आप याद रख लो, मक्खन, मक्खन MKHN, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। तो मैक्सिमम कॉइन कितने का मिंट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1000 रुपीज का। और कौन सा एक्ट है कॉइन्स के लिए? कॉइनेज एक्ट 2011। अब हम जानेंगे आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की क्या फुल फॉर्म है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब इंस्टेंट ट्रांसफर, बैचेस में ना ट्रांसफर होना। ग्रॉस मतलब अकर्स इंडिविजुअली। ग्रॉस मतलब एकदम से लमसम अमाउंट इंडिविजुअली। तो मिनिमम आरटीजीएस अगर आपको करवानी है तो मिनिमम अमाउंट आपको कितने की करवानी होगी? 2 लाख रुपीज़ की। इसके लिए कोई मैक्सिमम अमाउंट की सीलिंग नहीं है। जो आरटीजीएस है वो 24/7/365 है और ये कब हुआ? दिसंबर 2020 में। ठीक है, अगर बाय चांस बैंक कोई डिले कर देता है आपका आरटीजीएस करते हुए तो बैंक को कंपनसेशन देना होगा। कितना देना होगा? जो भी करंट रेपो रेट चल रहा है प्लस 2%, फॉर एग्जांपल 4% चल रहा है तो 4 + 2 तो 6% देना होगा कंपनसेशन। और आरटीजीएस के लिए क्या यूज होता है? यूटीआर कोड, जो कि 22 कैरेक्टर्स का होता है। यूटीआर मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन कोड, ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो ये बैचेस में होता है, आधे घंटे का एक बैच होता है। तो दिन में टोटल 24 आवर होते हैं, तो टोटल 48 बैचेस होते हैं। ये कब आया था कंसेप्ट? ये इसको कब 24/7/365 कर दिया गया? दिसंबर 2019 में। तो इसके लिए ना ही कोई मिनिमम लिमिट है ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। तो इसके लिए बस ये कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर भी आपको रेमिटेंस भेजनी है तो मिनिमम तो आप जो ट्रांजैक्शन है उसकी लिमिट है 50,000 रुपीज़। और इसके लिए जो यूटीआर करेक्टर कोड होता है वो 16 करेक्टर्स का होता है। आईएफएससी कोड क्या होता है? आईएफएससी कोड 11 करेक्टर्स का कोड होता है जिसमें फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स बैंक नेम को डिपिक्ट करते हैं, 5th करेक्टर 0 होता है और लास्ट 6 करेक्टर्स ब्रांच कोड बताते हैं।
नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक तरह से आप इसको मान लो कि एक बैंक की बहन ही होती है, बस ये उससे लगा लो थोड़ी सी हाई रिस्क की होती है, हाई प्रॉफिट होती है, क्योंकि जो एनबीएफसीज है वो डीआईसीजीसी का मैंने आपको बताया था कि वो 5 लाख का इंश्योरेंस देती हैं, बट एनबीएफसी उसके अंडर सिक्योर्ड नहीं होती है, मतलब इसमें 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो नहीं मिलता है। तो एनबीएफसीज बट कासा में डील नहीं करती हैं, ये लोन प्रोवाइड करती हैं और सिर्फ राफा में डील करती हैं। अगर आप राफा करवा रहे हो, दैट इज रेकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट खुलवा रहे हो, तो उसकी जो लिमिट है वो है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर्स, और ये इंश्योर्ड नहीं होती हैं डीआईसीजीसी के अंतर्गत। बेसिकली जो एनबीएफसीज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो डिपॉजिट टेकिंग और एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बीएसबीडीए अकाउंट। बीएसबीडीए अकाउंट क्या है? बीएसबीडीए की फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जो नो फ्रिल्स अकाउंट का कंसेप्ट है वो 2005 में आया था। नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब होता है जीरो बैलेंस अकाउंट। इसके बाद इसको नो फ्रिल्स अकाउंट को रीनेम कर दिया गया बीएसबीडीए अकाउंट। बीएसबीडीए अकाउंट की फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, नॉट मोर देन 1 लाख डिपॉजिट, आप 1 लाख से ज़्यादा इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। मैक्सिमम बैलेंस आपका एक टाइम पे 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। नो टोटल विड्रॉल इन अ मंथ नॉट मोर देन 10,000, आप एक महीने में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करवा सकते। और अगर आपको रेमिटेंसेस भेजनी है तो उसके लिए केवाईसी कंपल्सरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स बेसिकली हम ये 4 कैटेगरी बेसिस पे पढ़ेंगे। एक तो हो गया जैसे सेंट्रल बैंक्स, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक में जितने भी फॉरेन बैंक्स आ गए, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स आ गए, वो सारे कमर्शियल बैंक का पार्ट है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बैंक, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और 4th नंबर पे है कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो अभी करंटली इंडिया में 5 हैं। कौन कौन से? नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, एनएचबी, नैपफिड, ठीक है। जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को। एक्सिम बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1982 में। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। और एनएचबी का न्यू दिल्ली में है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1988 में। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट को ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, उनके पास पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती है ना, ताकि वो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रोसेस कर ले, तो उस पर जो बैंक चार्जेस लेता है उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट या फिर ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट। अब हम करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस। मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको सीक्वेंस में याद करना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। सबसे पहले प्लेसमेंट होगी, फिर लेयरिंग होगी, फिर इंटीग्रेशन होगी। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। क्या है फुल फॉर्म? नो योर कस्टमर। ये कहाँ पे डिफाइंड है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A में डिफाइंड है। अगर आपको केवाईसी करवाना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक फोटोग्राफ चाहिए होगी, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा। अब केवाईसी कब कब करवाना है, ये रिस्क ऑफ कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर कस्टमर बहुत ही हाई रिस्की है तो उसका केवाईसी हर 2 साल में एक बार होगा। अगर मीडियम रिस्क वाला कस्टमर है 8 ईयर में एक बार होगा, और अगर लो रिस्क वाला कस्टमर है तो 10 साल में एक बार केवाईसी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। ये अपडेटेड वाली हम कर रहे हैं। तो पहले इसकी सीलिंग 50,000, अगर आपको नेपाल में इंडो रेमिटेंस स्कीम भरनी है, मतलब नेपाल में पैसे भेजने हैं, तो उसके लिए पहले जो सीलिंग होती थी वो होती थी 50,000 रुपीज़। अब ये अपडेटेड में 2 लाख रुपीज़ हो गई है। पहले कैप होता था कि आप जो टोटल रिमूवल ऑफ कैप ऑफ 12 रेमिटेंसेज इन एन ईयर, मतलब आप एक साल में सिर्फ 12 बार ही रेमिटेंसेज भेज सकते हो, तो अब उस कैप को भी हटा दिया है। ये अपडेट कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2021 को अपडेट हुई थी। ये कहाँ पे सारा कुछ डिफाइंड है? ये सेक्शन 10(2) में डिफाइंड है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में। बट अगर कोई वॉक इन कस्टमर है या कोई नॉन कस्टमर है तो अभी भी उसके लिए सीलिंग 50,000 रुपीज़ ही है विद मैक्सिमम 12 रेमिटेंसेज इन अ ईयर। बाकी सारी कंडीशन सेम ही है, अगर वो वॉक इन कस्टमर है या नॉन कस्टमर है, पुरानी वाली। अदरवाइज अगर वो वॉक इन कस्टमर नहीं है या नॉन कस्टमर नहीं है तो वो 2 लाख रुपीज़ भेज सकता है, और 12 ज़रूरी नहीं है 12 भी भेजे, उससे भी ज़्यादा भेज सकता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IMPS। IMPS की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये कहाँ पे कब लॉन्च हुई थी? लॉन्च हुई थी 22 नवंबर 2010 में। लॉन्च किसने की थी? श्यामाला गोपीनाथ ने। ये 24/7 है और इसकी लिमिट कितनी है? 5 लाख रुपीस। और IMPS दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस को कंट्रोल कौन करता है? NPCI। ठीक है। IMPS में MMID कोड होता है जिसकी फुल फॉर्म है मनी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो कि 7 डिजिट्स का कोड होता है। अब आ जाते हैं IBA में। IBA की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट 26 सितंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जो इसके CEO हैं वो है सुनील मेहता और इसके जो चेयरमैन हैं वो है AK गोयल साहब। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये फाउंड की गई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। करंटली इसके MD हैं दिलीप अजबे साहब और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी रिटेल पेमेंट है उसकी सेटलमेंट का काम देखती है। अब आ जाते हैं पाई क्या है? ये एक आर्टिफिशियल AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट सिस्टम है और ये NPCI के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल फास्टैग हो गया, रुपे हो गया, उनके बारे में हमें अवेयर करवाता है। NPCI का प्रोडक्ट है। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे आपको साइड पे छोटा सा दिखेगा पाई चैट बॉक्स। बीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको डेवलप किया था NPCI ने और ये लॉन्च कब हुआ था? 30 दिसंबर 2016 को। ये अवेलेबल है करंटली 20 लैंग्वेजेस में। चेक करते रहना, अपडेट होती रहती है। इसमें लैंग्वेजेस लेटेस्ट ही पढ़ के जाना। नेक्स्ट है AEPS। AEPS की फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। AEPS की फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब अगर आप विद इन इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब आपस में एक बैंक से दूसरे बैंक में। ठीक है। इंट्रा मतलब विद इन बैंक, इंटर मतलब दो अलग अलग बैंक्स में। ठीक है। इंट्रा को बोलते हैं ऑन अस ट्रांजेक्शंस और इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस को बोलते हैं ऑफ अस ट्रांजेक्शंस। रुपए की बहुत सारी मार्केट कंट्रीज हैं, ये अपडेट होती रहती हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको मार्केट कंट्रीज बता रही हूँ रुपए की कौन कौन सी हैं। इंडिया, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, साउथ अरेबिया, UAE, बहरीन, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, और भी काफ़ी होंगी UAE की मार्केट कंट्रीज। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बेसिकली अभी 2 सब्सिडरीज हैं। कौन कौन सी? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NBBL, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज जो कि 9 डिजिट का कोड होता है। पहले 3 डिजिट सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगले 3 डिजिट्स बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और अगले 3 डिजिट्स ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस। अगर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी आपस में कोलैबोरेट कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। अब टाइप ऑफ ATM कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ ATM बहुत सारी बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन साइड ATM एंड ऑफ साइड ATM। अगर तो कोई ATM बैंक की प्रेमिसेस के अंदर है उसको बोलेंगे ऑन द साइड ATM, और अगर कोई स्टैंड अलोन ATM है आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द बैंक है उसको हम बोलेंगे ऑफ साइड ATM। वर्क साइड ATM मतलब जो स्पेसिफिकली फॉर एम्प्लॉइज वगैरह होता है या कोई कॉलेजेस वगैरह में लगा लो, वर्क प्लेस पे होता है। माइक्रो ATM मतलब जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अप्लाई कर देते हैं ना, जैसे एजेंट्स अप्लाई कर देते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो ATM। मोबाइल ATM मतलब ATM ऑन व्हील्स, जैसे ICICI बैंक था, फर्स्ट बैंक था जिसने ये स्टार्ट किया था। मतलब गाड़ी नहीं होती, आपने देखा होगा गाड़ी में ATM कार्ड होता है, तो मोबाइल ATM मतलब जो चल सकता है, मतलब ऑन व्हील्स। एक और बेसिस होता है, एक तो होता है वाइट लेबल ATM और एक होता है ब्राउन लेबल ATM। वाइट लेबल ATM मतलब कोई भी लोगो ना हो ना, NBFCs ने लाइसेंस ले लिया RBI से कि वो ATM खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडी कैश था जो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन का, वो फर्स्ट था वाइट लेबल ATM। ब्राउन लेबल ATM मतलब बाकी सर्विसेज आप आउटसोर्स करवा रहे हो, बट जो कैश मैनेजमेंट मेन हो रही है या लोगो वगैरह सारी ब्रांडिंग हो रही है वो सारी बैंक खुद कर रहा है, बट जो एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज है वो सारी बैंक आउटसोर्स करवा रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्राउन लेबल ATM। NETC की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। जो हमारा फास्टैग है वो इसी का ही प्रोडक्ट है, NETC का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। और जो फास्टैग है वो RFID पर बेस्ड है। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके पेमेंट ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। ठीक है। अब आपने CBS बैंक्स बहुत सुने होंगे। CBS बैंक वाले सोल्यूशन वाले बैंक क्या होता है? CBS का फुल कोर, CBS मतलब कोर बैंकिंग वाले सोल्यूशन वाले बैंक्स। कोर की फुल फॉर्म है C मतलब सेंट्रलाइज्ड, O मतलब ऑनलाइन, R मतलब रियल टाइम, E मतलब एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट है *99#। *99#
कि अगर हम देखें तो ये USSD जिसकी फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो ये उन मोबाइल्स के लिए जो बटन वाले मोबाइल्स हैं या जो नॉन इंटरनेट वाले मोबाइल्स हैं उनके लिए है। इसको बोलते हैं USSD 2.0। तो ये अवेलेबल उनको सर्विस देने के लिए जिनके पास नेट नहीं है या फिर दूसरे बटन वाले मोबाइल हैं, वो पेमेंट्स का ट्रांसफर कर सकें, उसके लिए USSD है, एक सिस्टम है, ठीक है, *99#। अभी तो वो भी आ गया UPI 123, है ना। अब हम कुछ हिस्ट्री करेंगे बैंक्स की। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो दैट वुड बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1770 में। सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स के बारे में जान लेते हैं। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल है 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे है 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास है 1843 में। इन तीनों बैंक्स का मर्जर हो जाता है 1921 में और वो बन जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद AD गोरेवाला कमेटी आती है। कौन सी कमेटी आती है? AD गोरेवाला कमेटी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बना था, तो उसका आंसर होगा AD गोरेवाला कमेटी। तो 1921 में ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स है ये मर्ज होके बन जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद AD गोरेवाला की कमेटी पर 1921 में जब ये मर्जर हुआ, उसके बाद 1955 में जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है और इसका नाम पड़ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी 8 सब्सिडरीज बना दी जाती हैं, ठीक है, और 8 सब्सिडरीज अटैच कौन से ईयर में की जाती हैं? 1959, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो 8 सब्सिडरीज है या 8 एसोसिएट बैंक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंकोर। अब उसके बाद आगे क्या होता है? 1963 में जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है वो लॉसेज में चल रहा होता है, तो इसको मर्ज कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ। तो 8 सब्सिडरीज में से अब जो 8 एसोसिएट बैंक है उसमें से कितने रह गए? सिर्फ एसोसिएट्स 7 एसोसिएट्स रह गए। उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है 2008 में उसको मर्ज कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो कितने एसोसिएट्स रह गए? 6 एसोसिएट्स रह गए, ठीक है। उसके बाद 2010 में जो इंदौर वाला था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर उसको भी मर्ज कर दिया जाता है मेन ब्रांच के साथ, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कितनी सब्सिडरीज रह गई? 5। तो 5 एसोसिएट्स रह गए। तो अप्रैल 2007 में इन 5 एसोसिएट्स को भारतीय महिला बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है और वो बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2017 के बाद जितने भी एसोसिएट बैंक्स थे वो सारे खत्म हो गए। अब आप देखना कहीं पे भी आपको स्टेट बैंक ऑफ पटियाला या स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह जो बोर्ड लगा होगा वो लिखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके जितने भी एसोसिएट्स थे उनको खत्म करके प्रॉपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बना दिया गया, उन सबको आपस में मर्ज कर दिया गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट बैंक्स के ऊपर तो पूछा जाए अगर फर्स्ट बैंक ऐसा कौन सा है जो प्योरली मैनेज किया जाता था थ्रू इंडियंस, दैट इज PNB बैंक, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट लाहौर में 1894 में हुई थी। अब इसके 128 ईयर्स भी पूरे हुए हैं अगर आपको पता हो। तो इसकी जो फर्स्ट बैंक आ जाए प्योरली मैनेज बाय इंडियंस तो वो है PNB बैंक। आई गेस लाला लाजपत राय जी ने इनकी एस्टैब्लिशमेंट की थी। उसके बाद आ जाए ऐसा कौन सा बैंक है जो ओन्ड एंड मैनेज किया जाता है बाय इंडियंस, तो वो है सेंट्रल और स्वदेशी बैंक जो कि 1911 में ऐसे हुआ था। अगर सिर्फ मैनेज पूछे तो PNB आएगा, अगर ओन एंड मैनेज पूछे तो सेंट्रल बैंक या फिर स्वदेशी बैंक आएगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। 1946 में इन्होंने अपनी पहली ब्रांच आउटसाइड इंडिया खोली थी और कहाँ पे खोली थी? लंदन में। बाकी हम अब है नेशनलाइजेशन इन इंडिया। नेशनलाइजेशन का मीनिंग मतलब आपको बताया है कि नेशनलाइजेशन का मीनिंग है कोई चीज़ पहले प्राइवेट होती है तो उसके बाद जब वो पब्लिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इस टॉपिक को सबसे ध्यान से समझना। अभी 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में और 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में। पहले 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, देन 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ 1980 में। 14 बैंक्स जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा थी उनका नेशनलाइजेशन हुआ 19 जुलाई 1969 को, और 6 बैंक्स जिनकी कैपिटल 200 करोड़ या उससे ज़्यादा थी उनका नेशनलाइजेशन हुआ 15 अप्रैल 1980 को। तो टोटल कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ? 20 बैंक्स का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है
1993 में जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो लॉसेज में चल रहा होता है, इसलिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया जाता है पीएनबी में। तो 19 बैंक्स टोटल नेशनलाइज हुए थे। एसबीआई के अलावा मैं बात कर रही हूँ, तो उसके अलावा कितने बैंक्स बच जाते हैं नेशनलाइज? 19 बैंक्स बच जाते हैं। फिर उसके बाद 2019 में 1 अप्रैल 2019 में जो विजय और देना बैंक है इसको मर्ज कर दिया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 1 अप्रैल 2019 को। तो 17 बैंक्स रह जाते हैं, क्योंकि विजय बैंक भी खत्म हो जाता है, देना बैंक भी खत्म हो जाता है, सिर्फ कौन सा बैंक रह जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, उसके बाद जो ये 17 बैंक्स हैं इनको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक तो 10 बैंक्स में और एक 7 बैंक्स में। 7 बैंक्स तो एज इट इज रहते हैं, बट जो 10 बैंक्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिर्फ 4 बैंक्स में। तो ये 10 बैंक खत्म होकर सिर्फ 4 बैंक्स बन जाते हैं और 7 बैंक ऐसे कैसे रहते हैं? सो 4 + 7 = 11। तो टोटल नेशनलाइज बैंक्स हो जाते हैं 11। अब ये जो 4 से 7 में कन्वर्ट हुए ये कब होते हैं? ये होते हैं 1 अप्रैल 2020 को कन्वर्ट। अब ये कौन कौन से कन्वर्ट हुए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये मर्ज हो जाता है पीएनबी में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पीएनबी में कौन कौन से बैंक्स मर्ज हुए? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड और कॉमर्स वाले दोनों कहाँ पे मर्ज हुए? पीएनबी में। सिंडिकेट बैंक इनटू कैनरा बैंक, तो सिंडिकेट बैंक खत्म हो गया, तो कौन से बैंक में मर्ज हो गया? कैनरा बैंक में। नेक्स्ट है जो इलाहाबाद बैंक है ये कन्वर्ट हो जाता है इंडियन बैंक में। उसके बाद आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों खत्म हो जाते हैं और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए 11। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अभी करंटली टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तो उसका आंसर होगा 12, क्योंकि 11 तो नेशनलाइज बैंक हो गए, उसके अलावा एक एसबीआई हो गया। ठीक है, अब आरबीआई में पहले क्या था? पहले 3 ओम्बड्समैन होते थे। ओम्बड्समैन मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ओम्बड्समैन के पास जाके शिकायत कर सकते हो। तो पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन अलग होता था, एनबीएफसी ओम्बड्समैन अलग होता था, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ओम्बड्समैन अलग होता था। बट अभी रिसेंटली एक स्कीम आई 2021 में जिसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन और डिजिटल ओम्बड्समैन इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। बट हमें हल्का सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में क्या है, एनबीएफसी ओम्बड्समैन में क्या है और डिजिटल ओम्बड्समैन में क्या है। एक बार पुराना अर्लियर वाले डाटे का हमें आइडिया होना चाहिए। तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है इसमें क्या है? जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, अगर आपको कोई भी बैंकिंग सर्विसेज में लगता है कि कोई भी किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। वो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा, बट आप उसके पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। सबसे पहले आप जाके बैंक में रिपोर्ट करोगे कि हमें ये दिक्कत आ रही है, पर अगर आपको कोई बैंक विद इन मंथ कोई रिप्लाई नहीं देता तो 1 साल के अंदर अंदर आप ओम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो कि नहीं हमारा बैंक है जो वो रिप्लाई नहीं कर रहा, हमें ये दिक्कत आ रही है। तो आप 1 साल के अंदर अंदर ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो, बट 1 महीने आपको वेट करना पड़ेगा कि बैंक आपकी बात का रिप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो डिफाइंड है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और ये जो स्कीम है ये 2006 की स्कीम थी जो अभी प्रेजेंट वाली चल रही थी, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। और ये इफेक्ट में कब आया था? बैंकिंग ओम्बड्समैन 1995 में आया था इफेक्ट में। तो जब ये आया था तब उस टाइम कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन थे? 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिसेस थे। मैक्सिमम कंपनसेशन आपको कितने तक का मिल सकता था? 20 लाख तक का मैक्सिमम इतना है। अगर आपकी कंप्लेंट कम की है तो आपको कम ही कंपनसेशन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो कंपनसेशन की है वो है 20 लाख। और अगर मेंटल अगोनी होता है तो एडिशनल 1 लाख का कंपनसेशन मिलता था। अगर सपोज आपकी बैंकिंग ओम्बड्समैन ने जो भी आपको सजेशन दिए या जो भी किया कार्रवाई आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो फर्दर। तो अपीलेट अथॉरिटी कौन है बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर? वो है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब ये खत्म हो चुका है ये सारा कुछ, अब ये सारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन की स्कीम में आ गया। पर फिर भी बैंक में से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि पहले कैसे होता था, तो इसलिए हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखते हैं एनबीएफसी ओम्बड्समैन क्या होता है। एनबीएफसी ओम्बड्समैन ये कहाँ पे डिफाइंड था? सेक्शन 45L ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइंड था। ये कब आया था? 23 फरवरी 2018 में आया था। इनके 4 ही ऑफिसेस थे। कहाँ कहाँ पे? चेन्नई में, कोलकाता में, न्यू दिल्ली में और मुंबई में। अर्लियर जो एनबीएफसीज थे सिर्फ जो डिपॉजिट टेकिंग वाली वो इसके अंदर आते थे, बट बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है ना वो भी इसके क्राइटेरिया के अंडर आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एनबीएफसी है दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो 2 टाइप्स की होती है, एक डिपॉजिट टेकिंग एंड एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, और ये मैक्सिमम 4 ही ओम्बड्समैन होते थे इसके अंतर्गत। जैसे हमने बैंकिंग में पढ़ा कि 22 ओम्बड्समैन है, इसके अंतर्गत सिर्फ 4 ही होते थे एनबीएफसी ओम्बड्समैन। और इसमें मैक्सिमम कंपनसेशन कितना मिलता था? 10 लाख और मेंटल अगोनी के केस में एडिशनल 1 लाख।
ठीक है, अब ये भी खत्म हो चुका है, हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेटेड वाला ही है, मैंने आपको बताया। उसके बाद है डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बड्समैन, इसको बोलते हैं आरबीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बड्समैन। इसका जो सारी हैंडलिंग है, जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन हमें अभी पढ़ा है वही करता था, वही 22 ऑफिस से इनकी हैंडलिंग होती थी। और ये जो आरबीआई का डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बड्समैन है, ये कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में। अब ये सारा खत्म हो गया, जो अब नई वाली स्कीम है इसको समझ लो, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021। तो ये जो तीनों ओम्बड्समैन है उन तीनों को मर्ज कर दिया गया है इस स्कीम में, ठीक है। इसको लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में, 12 नवंबर 2021 को इसको लॉन्च किया था। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम थी ना, इसमें जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से उससे अबव है, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। तो पहले वाली किसी भी स्कीम में जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक थे नॉन शेड्यूल्ड वाले, वो इंक्लूड नहीं थे, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। और इसका मेन मोटिव क्या था, एक ही ईमेल एड्रेस, एक ही पोर्टल और एक ही एड्रेस पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये लाया गया कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आ गई, कि जिसकी प्लेस पे जो डिजिटल वाला था, एनबीएफसी वाला था और बैंकिंग वाला था, तीनों खत्म हो गए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर आपको सपोज लेटर भेजनी है उनको, आपको ऑनलाइन वे से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना, तो सिर्फ कौन सा वे है जहाँ से आप उनका फिजिकल एड्रेस कौन सा है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स भेज सकते हो। जो आरबीआई का जो चंडीगढ़ वाला ऑफिस है ना, सिर्फ वहां पे आप भेज सकते हो फिजिकली, अगर आपको लेटर वगैरह भेजनी है, ठीक है। तो वन नेशन वन ओम्बड्समैन। और अगर आप अब डाउट क्या होता है कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसमें तो जो मैक्सिमम कंपनसेशन था 20 लाख का मिलता है, बट जो एनबीएफसी ओम्बड्समैन था उसमें 10 लाख का मिलता है। बट जो इंटीग्रेटेड स्कीम है, बेशक वो एनबीएफसी है, बेशक वो बैंकिंग के अंतर्गत आता है, किसी के भी अंडर आता है, तो जो मैक्सिमम कंपनसेशन है अब वो हो गया है 20 लाख रुपीज। और मेंटल एगोनी के केस में वो हो गया है 1 लाख रुपीज, जैसे एडिशनल चल रहा था, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था बैंकिंग ओम्बड्समैन, उसमें अपीलेट अथॉरिटी कौन सी थी, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। पर अभी अपीलेट अथॉरिटी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं है, अभी कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज। एग्जीक्यूटिव इंचार्ज होगा जो कंज्यूमर एंड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है ना जो आरबीआई का, उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो होगा अपीलेट अथॉरिटी। तो मतलब अभी जो इंटीग्रेटेड स्कीम 2021 आई है, इसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन खत्म, डिजिटल ओम्बड्समैन खत्म और एनबीएफसी ओम्बड्समैन खत्म। सारे के सारे किसके पास जाएंगे, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास। जो 22 ऑफिसेस थे ना बैंकिंग ओम्बड्समैन के, वो ही रेगुलेट करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसकी अपॉइंटमेंट कितनी टाइम पीरियड के लिए होती है, जो अपॉइंटमेंट होती है ओम्बड्समैन की या डिप्टी ओम्बड्समैन की, वो दैट शुड नॉट बी मोर देन अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो एक्सीडिंग 3 ईयर्स की उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। अब इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, इस्लामिक बैंकिंग में प्रिंसिपल ऑफ शरीयत लॉज को फॉलो किया जाता है। इस्लाम धर्म में जो इंटरेस्ट है उसको हराम मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम इंटरेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो इस्लामिक बैंकिंग है वहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है। मतलब कान ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, नाम ही चेंज किया है तो वही सेम चीज़, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग में भी बस ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी बैंकिंग है जहाँ पे शरीयत लॉ के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, सो दैट इज इस्लामिक बैंकिंग। अब नच क्या है, नच की फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। क्या है नच, क्या है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। बैंक्स आपको ना कहते हैं कि नच मैंडेट फॉर्म भर दो। इसमें क्या होता है, नच क्या है, एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है, जो भी रिपीटेड ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल लोन का इंटरेस्ट हो गया, ईएमआई होगी, पेंशन होगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहती हैं। कि नच किसने बनाया है, एनपीसीआई ने बनाया, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और ये कब आया था, कब इसको 24/7 कर दिया गया था, 1 अगस्त 2021 में इसको 24/7 कर दिया गया था। एक और प्लेटफॉर्म है दैट इज नच एपीबी। इसका क्या है, नच आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये भी चैनलाइज करता है जो गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडीज है ना वो नच एपीबी के थ्रू आती है, ठीक है। अब स्विफ्ट अब के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म ही नहीं याद होती, तो इसके स्विफ्ट की फुल फॉर्म रट्टा मार लो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड टेली बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और जो स्विफ्ट है वो फाउंड कब हुई थी, 1973 को। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लाहौल पे बेल्जियम में है। और ये नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क के थ्रू आप सेंड और रिसीव कर सकते हो मैसेजेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है।
जो स्विफ्ट कोड है वो 8 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है, 11 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर 8 कैरेक्टर्स का है तो जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं वो बैंक कोड रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट 2 लेटर्स कंट्री कोड रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट 2 लेटर्स सिटी कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 8 लेटर्स हो गए। तो लास्ट वाले 3 लेटर्स हैं ये ऑप्शनल है, अगर ये ऐड हो जाते हैं तो 11 कैरेक्टर्स का बन जाता है हमारा स्विफ्ट कोड। तो लास्ट वाले 3 लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच कोड को, जो कि ऑप्शनल है। तो ये लर्न कर लेना कि जो स्विफ्ट कोड है 8 या 11 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, BCC याद रख लो ऐसे, बैंक कोड, कंट्री कोड, सिटी कोड, ब्रांच कोड, ठीक है। नेक्स्ट है IBA। IBA की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 26 सितंबर 1946 को। इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और 3 डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, एक सेक्रेटरी होता है और 26 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और इसकी ये पूछ सकता है इसकी करंट MD या CEO कौन है, AK गोयल साहब। ये एग्जाम से पहले एक बार कर जाना, लेटेस्ट वाले जो भी होंगे, ठीक है। उसके बाद NRE अकाउंट क्या होता है, NRE की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। क्या है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। जो भी NRI है इंडिया की वो यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, तो इसमें सेविंग्स अकाउंट भी ओपन हो सकता है, करंट अकाउंट भी ओपन हो सकता है, फिक्स्ड अकाउंट भी ओपन हो सकता है। इसकी जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो NRE अकाउंट है, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसमें जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो फुली एग्जाम्प्ट होगा, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और मनी कैन बी इजिली रिपैट्रिएटेड। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है फ्रीली सेंड टू अनदर कंट्री। जो मनी है वो कोई भी इजिली आप दूसरी कंट्री में सेंड कर सकते हो। और एक और बात, जो NRE अकाउंट है वहाँ से पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं इजिली टू NRO अकाउंट। अभी हमें NRO अकाउंट ही नहीं पता, तो NRO अकाउंट भी देखते हैं क्या होता है। NRO अकाउंट क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अगर किसी नॉन रेजिडेंट को लोकल पेमेंट्स करनी है उसके लिए वो कौन सा अकाउंट यूज करेगा, NRO अकाउंट, दैट इज यूज्ड फॉर ओनली लोकल पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज। यहाँ से जो मनी है वो कहाँ पे, कहीं पे भी रिपैट्रिएट नहीं हो सकती है, सिर्फ जो इंटरेस्ट है वही रिपैट्रिएट हो सकता है। मनी कांट बी रिपैट्रिएटेड फ्रॉम NRO अकाउंट, ठीक है। और यहाँ से NRO से NRE में पैसे नहीं जा सकते, हालांकि NRE से NRO में पैसे आ सकते हैं। और ऊपर से ये भी प्रॉब्लम है कि जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। तो फिर ये लोग खुलवाते ही क्यों NRO अकाउंट, क्योंकि अगर उनको इंडियन रुपी में कोई भी लोकल पेमेंट्स करनी है तो इसके लिए उनको NRO अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया डिफरेंस क्या है NRE अकाउंट में और NRO अकाउंट में। NRE अकाउंट तब खुलवाते हैं अगर किसी को कोई NRI है उसको अपनी फॉरेन अर्निंग्स को पार्क करके रखना है तो वो NRE अकाउंट खुलेगा। और अगर किसी NRI को अपनी जो लोकल इंडियन अर्निंग्स है उनको मैनेज करना है तो वो इसलिए वो NRO अकाउंट खोलेगा। और जो NRO अकाउंट है वो ज्वाइंटली भी खोला जा सकता है, कोई इंडियन के साथ, कोई NRI कोई इंडियन के साथ भी मिलकर NRO अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। अब की पॉइंट्स नोट कर लो कि अगर इनकम ओरिजिनेटिंग आउटसाइड इंडिया है तो वो कहाँ पे रख सकता है, NRO अकाउंट में भी रख सकता है, NRE अकाउंट में भी रख सकता है। पर अगर इनकम ओरिजिनेटिंग विद इन इंडिया है, सिर्फ इंडिया में उसको पैसे मिल रहे हैं, तो सिर्फ NRO अकाउंट में आएंगे, आपके NRE अकाउंट में वो डील नहीं कर सकता है उसके साथ। इसलिए लोगों को अगर इस पर टैक्स भी पे करना पड़े तब भी खुलवाना पड़ता है अगर उनको इंडियन डीलिंग्स करनी है, इनकम ओरिजिनेट विद इन इंडिया को मैनेज करना है। अब FCNR अकाउंट क्या होता है, FCNR अकाउंट होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इस पे भी जो टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ता, रिपैट्रिएट कर सकते हो अमाउंट। इसमें सिर्फ FD खुलती है और प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड होता है। FCNR की जस्ट फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है NABARD। देखो NABARD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NABARD की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, मुंबई में। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को। जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है अभी करंटली, चिंताला गोविंदा राजुलू, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो NABARD है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया है। तो जो NABARD है वो ग्राफिक कार्ड्स कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया है, या फिर बोले B शिवरमन की कमेटी पर आया है, की रिकमेंडेशन पर आया है, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड कमेटी थी उसको ही उसके चेयरमैन कौन थे, B शिवरमन। अब मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स में क्या डिफरेंस होता है। मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जो ऑन करते हैं लैंड अप टू 2.5 हेक्टेयर 2.5 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर। और स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं जो ओन करते हैं लैंड अप टू 5 हेक्टेयर या फिर अप टू 5 एकड़ और 2 हेक्टेयर भी बोल सकते हैं। तो एक बार यहाँ से नोट कर लो कि 1.5 एकड़ इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, या फिर बोलो 5 एकड़ इज इक्वल टू 2 हेक्टेयर, ठीक है। ये पता होना चाहिए मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
आरआरबी की फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक्स और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। और आरआरबी किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आए थे? ये आए थे नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। इनिशियली जब आरआरबी स्टैब्लिश की गई तो सिर्फ 5 ही आरआरबीज थी, ठीक है। और जो फर्स्ट अगर पूछ ले फर्स्ट आरआरबी ऑफ इंडिया कौन सी थी? प्रथमा बैंक। कौन सी? प्रथमा बैंक। और ये कहाँ पे थी? मुरादाबाद में, ठीक है। दैट टाइम जो प्रथमा बैंक था उसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आरआरबी कौन थी? प्रथमा बैंक। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक था वो था सिंडिकेट बैंक। अब ये स्पॉन्सर बैंक कैसे आ गया अभी मैं आपको बताती हूँ। जो आरआरबीज है ना उसमें शेयर कैपिटल डिवाइडेड होती है 3 जनों में, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक स्पॉन्सर गवर्नमेंट। तो जो आरआरबी की शेयर कैपिटल है उसमें 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट की होती है और 35% स्पॉन्सर बैंक की होती है। तो प्रथमा बैंक जब एस्टैब्लिश हुआ तो उस टाइम पे जो ये 35% था ये सिंडिकेट बैंक का था। पर अभी मैंने आपको बताया सिंडिकेट बैंक खत्म ही हो गया, कैनरा बैंक में मर्ज हो गया था ना। तो अगर अभी पूछ ले करंटली प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है तो वो पीएनबी बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसको तो अच्छे से बेशक 2 बार सुनो 3 बार सुनो, क्योंकि इंटरव्यू के मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से। तो क्या है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके हमारी इकोनॉमी की, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट आया कि आरबीआई ने बोला कि आपको स्पेसिफिक पोर्शन इन्हीं स्पेसिफिक सेक्टर्स को देना है। तो स्पेसिफिक पोर्शन आरबीआई का स्पेसिफिक पोर्शन को देने के लिए ये कंसेप्ट लाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। देखो जिनको मैराथन में ये चीज़ नहीं समझ आ रही, बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें इन डिटेल है, ठीक है। और इसमें तो जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ मैं। तो 8 सेक्टर्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। तो इसको लर्न करने की ट्रिक है होर सीमा। क्या लर्न करना है? होर सीमा। H फॉर हाउसिंग, O फॉर अदर्स, R फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, S फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, E फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, E फॉर एजुकेशन, M फॉर MSME, A फॉर एग्रीकल्चर। हाउसिंग, अदर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, MSME, एग्रीकल्चर। तो आरबीआई ने बोला कि आपको मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि आपको किस पोर्शन को कितना लैंड करना ही करना है ताकि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। MSME इज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। करंटली MSME के मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे, ठीक है। जो MSME का कंसेप्ट है इसमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि माइक्रो के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज फॉल करेंगी, स्मॉल के अंदर कौन सी और मीडियम के अंदर कौन सी। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेसिस पे होता है, मतलब दोनों को कंसीडर करना है। एंड मतलब इन्वेस्टमेंट भी इतनी होनी चाहिए और टर्नओवर भी इतनी होनी चाहिए। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज वो वाली हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ है और टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़ है। स्मॉल कौन सी है? जिनकी इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ है और टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़ है। मीडियम इंडस्ट्रीज वो वाली हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 50 करोड़ है एंड जो उनकी टर्नओवर है नॉट मोर देन 250 करोड़ है। इसको सिंपली लर्न कैसे करना है? 1 इंटू 5 हो गया, मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई, ये 10 है यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई 50 और यहाँ 50 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई 250। तो बस ये याद रख लेना 1, 10 और 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को डिटेल में करेंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना % है लोन का उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। तो यहाँ पे लोन की जगह या लैंडिंग की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे हमेशा? PSL में ANBC। ANBC की फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब एक और बात, ये जो हम सारे डिस्कशन करेंगे सारे बैंक्स को कंसीडर करके करेंगे बट पेमेंट्स बैंक को कंसीडर करके नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट्स बैंक है वो लोन ही नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए पेमेंट्स बैंक के लिए कोई भी PSL का टारगेट नहीं होता है। अब ये है PSL का टारगेट जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जिसमें प्राइवेट बैंक्स भी आएंगे, पब्लिक बैंक्स भी आएंगे और फॉरेन बैंक्स भी आएंगे जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा हैं, उनके लिए PSL का टारगेट है 40% ऑफ ANBC। ANBC मैंने आपको बताया ना कि जो टोटल लैंडिंग है। जो फॉरेन बैंक्स है जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनके लिए भी टारगेट है 40% ऑफ द ANBC। जो RRBs हैं उनके लिए है 75% ऑफ द ANBC। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है 75% ऑफ द ANBC और UCB दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी है 75% ऑफ द ANBC। अब इनमें फर्क क्या है? मैंने आपको बताया 8 सेक्टर्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। तो स्मॉल कमर्शियल बैंक्स 8 सेक्टर्स को ही देंगे, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए भी 8 सेक्टर्स हैं, बट जो RRBs हैं वो सिर्फ 7 सेक्टर्स के लिए उनका 75% टारगेट है। उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट वाला जो है पोर्शन वो नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी 8 सेक्टर्स हैं और UCB के लिए भी 8 सेक्टर्स हैं। बस जो UCB का 75% का टारगेट है वो फर्दर फेज्ड मैनर में है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ आगे जाके। इसकी फर्दर बाइफर्गेशन है जो PSL को थोड़ा सा मुश्किल बना देती है, बट आपको लर्न हो जाएगा। देखो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन्हें
कमर्शियल बैंक है उन्हें 40% देना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उन्हें 40%, आरआरबीज को 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% और यूसीबी को 75%। फर्दर डिवीजन है इनटू एग्रीकल्चर, माइक्रो और वीकर सेक्शन। जहाँ पे भी एग्रीकल्चर में 18% आएगा वहाँ पे फेज मैनर है, और जहाँ पे भी वीकर सेक्शन में 12% आएगा वहाँ पे फेज मैनर है। पहले तो ये लर्न कर लो कि जहाँ पे एग्रीकल्चर में 18% आ गया वहाँ पे फेज मैनर है, और जहाँ पे वीकर सेक्शन आ गया वहाँ पे जहाँ पे 12% आ गया वहाँ पे फेज मैनर है। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें एग्रीकल्चर में 40% का 18% देना है मिनिमम, और माइक्रो में 7.5%, और वीकर सेक्शंस के लिए है 12%। इसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती हैं, बस इसके लिए ये कंडीशन है कि जो फॉरेन बैंक्स है जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उन्हें अप टू 32% वो एक्सपोर्ट के लिए देंगे, अप टू 32%, मतलब 32% से ज़्यादा नहीं हो सकता उनका एक्सपोर्ट में, एंड नॉट लेस देन 8% इन अदर सेक्टर्स। जो आरआरबीज हैं उन्हें भी 18% एग्रीकल्चर में देना है, 7.5% माइक्रो में देना है, एंड इनके लिए है 15%। यहाँ पे 15% आ गया इसलिए फेज मैनर में नहीं है, वीकर सेक्शन में इनके लिए है 15%। इसका ही क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें भी 18% है स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे 7.5% है माइक्रो के लिए। सिर्फ माइक्रो की बात कर रही हूँ, ना ही स्मॉल की ना ही मीडियम की, मैंने अभी डेफिनेशंस करवाई हैं, उसमें सिर्फ माइक्रो की बात हो रही है। और यहाँ पे वीकर सेक्शंस के लिए है 12%। यूसीबी में एग्रीकल्चर की कोई कंडीशन नहीं है, माइक्रो में 7.5% होना चाहिए और वीकर के लिए होना चाहिए 12%, जो कि फेज मैनर में होगा। अभी फेज मैनर क्या भला है, अभी आपको मैं ये समझा रही हूँ कि फेज मैनर क्या चीज़ है। एग्रीकल्चर में 18% इन्हें फेज मैनर में तो देना ही है, उसमें भी इन्होंने फर्दर बाइफिकेशन कर दिया कि जो 18% है उसका 10% तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को जाएगा, और ये फिक्स कर दिया कि 8% अदर्स को जाएगा। अब एक और चीज़, फेज मैनर कैसे है, जो फेज मैनर का पूरा अकम्प्लिश होने वाला टारगेट है ना, वो अकम्प्लिश होगा इनका जाके 2023 और 2024 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमें वो फेज मैनर का कंप्लीट करना है। तो फाइनेंशियल जो ये 10 है, ये जो 10 और 8 है, इसमें से जो 8 वाला है जो अदर्स को देना है वो तो फिक्स्ड है। जो 18 में से 10 और 8 की बाइफिकेशन है, 8 वाला तो फिक्स हो गया, 10 है जो वो है फेज मैनर में। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में फेज मैनर में कितना है 9%, 2023 में है 9.5%, जो कि अब वाला फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और 2024 में कितना है 10%, जिसमें 10% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को जाएगा और 8% अदर वाला फिक्स्ड है। अब वीकर सेक्शंस के लिए 12% जो पूरा कंप्लीट होगा वो कब होगा, फाइनेंशियल ईयर 2024। जब मैं बोलती हूँ ना फाइनेंशियल ईयर 2024, मतलब दैट मीन्स फ्रॉम 2023 से लेके 2024 तक, ठीक है। तो इसमें ये फेज मैनर में 12% हमें 2023 और 2024 में जाके कंप्लीट करना है। अब इस साल कितना चल रहा है 11.5%, ठीक है। अब एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे हल्की सी पॉइंट बोला है कि आउट ऑफ जो 18% ये दे रहे हैं, 13.5% ये ट्राई करें नॉन एग्रीकल्चरल फार्मर्स को दें, ठीक है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैंने आपको बोला था वो भी फेज मैनर में है, कितने परसेंट, 75% ऑफ द एएनबीसी। वो भी अकम्प्लिश कब जाके करना है, मार्च 31, 2024 तक। अब इस टाइम कितना चल रहा है 60% ऑफ द एएनबीसी, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था 50% ऑफ द एएनबीसी। अब थोड़ी सी टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, जितने ये सेक्टर्स हैं ये इंडिविजुअली हमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर है उसमें फार्म क्रेडिट भी आएगा, और जितनी भी अलाइड सर्विसेज हैं जैसे डायरी हो गया, फिशरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, बी कीपिंग हो गया, सेरिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, कोल्ड स्टोरेज गोडाउन वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर या एग्री बिजनेस हो गए, वो सारे एग्रीकल्चर का पार्ट बनेंगे। कई बार एग्जामिनर इंटरव्यू में उलझा लेता है कि क्या डेयरी फिशरी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है या बी कीपिंग है, तो आप बोलोगे हाँ जी है, एग्रीकल्चर के अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है वो भी आएगा। एमएसएमई के अंडर कितने तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स। कितने का पूछ सकते हैं, ये लिमिट्स याद रखना। एमएसएमई में है अप टू 50 करोड़। एजुकेशन में है लोन्स लेस देन 20 लाख, वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनेंगे। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए लेस देन 20 लाख का, वो काउंट होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अब हाउसिंग है, अगर हाउसिंग अप टू हम 35 लाख दे रहे हैं इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी और अप टू 25 लाख दे रहे हैं इन द अदर सिटीज, तो वो कंसीडर होगा हाउसिंग का पार्ट। बट अगर हम 35 लाख तक का लोन दे रहे हैं तो उस घर की कीमत नॉट मोर देन 45 लाख होनी चाहिए इन द केस ऑफ अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी। और अगर हम 25 लाख तक का लोन दे रहे हैं इन द केस ऑफ अदर सेंटर्स, वहाँ पे जो घर की कॉस्ट है वो नॉट मोर देन 30 लाख होनी चाहिए, ठीक है। और एक और बात, अब जो बैंक है जी वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही सारा लोन दे दे और कह दे कि हमने तो पीएसएल टारगेट कंप्लीट हो गया कर लिया, तो ये नहीं कंसीडर होगा। जो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो लोन्स ले रहे हैं वो काउंट नहीं होगा पीएसएल के अंडर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है। और अगर किसी को रिपेयर या ड्वेलिंग करवानी है, क्या वो पीएसएल में काउंट होगा? हाँ, अगर किसी को रिपेयर या ड्वेलिंग करवानी है मेट्रोपॉलिटन एरिया में और वो लोन ले रहा है अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का, वो हाउसिंग में काउंट होगा। और अदर सेंटर्स के केस में अप टू 6 लाख तक वो अगर ले रहा है ड्वेलिंग करवाने के लिए या रिपेयर वगैरह करवाने के लिए, वो पीएसएल
PSL में काउंट होगा। अब बात आ जाती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा। जो भी स्कूल्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, अगर उनको हम लोन दे रहे हैं अप टू 5 करोड़ तो वो काउंट होगा PSL में, और टायर 2 to टायर 6 सिटी सेंटर्स में काउंट होगा। और एक और चीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर दी जाती है उसमें लोन्स प्रोवाइड किया जाता है अप टू 10 करोड़, वो भी PSL में काउंट होगा। नेक्स्ट आ जाती है रीन्यूएबल एनर्जी। जो मैं लिमिट्स बॉक्स में मैंने मार्क की हुए हैं ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो उनको रट के जाना। ये जो शॉर्ट लिखा है ना, तो प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको अच्छे से लर्न करके जाना। पर्सनली मैं बोलूँगी कि हर संडे इसको रिवाइज करते रहो अगर आपके एग्जाम्स में टाइम है तो। रीन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या है, जैसे सोलर वगैरह आपको लगाना है या विंडमिल वगैरह लगानी है, उसके लिए आप लोन दे रहे हो अप टू 30 करोड़, दैट विल बी द पार्ट ऑफ PSL। और अगर इंडिविजुअल्स को दे रहे हो पर बोरोवर कितने का काउंट होगा PSL में, अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का। ठीक है। अब जो वीकर सेक्शन हमने पढ़ा था ना, अदर से वीकर सेक्शन में 12%, 15% ऐसे टारगेट्स हैं। तो वीकर सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट को दे रहे हो, शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हो, डिसेबल्ड पर्सन को दे रहे हो, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हो, कोई माइनॉरिटी ग्रुप्स को दे रहे हो, कोई आर्टिजन्स को दे रहे हो, कोटेज विलेज इंडस्ट्रीज को दे रहे हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे रहे हो, या फिर इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज को दे रहे हो, पर वुमेन बेनिफिशरी कितने का, 1 लाख तक का। या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताए थे प्रोवाइड किए जाते हैं अप टू ₹10,000, तो वो भी काउंट होगा PSL में। वो किस कैटेगरी में होगा, वीकर सेक्शंस में काउंट होगा। डिस्ट्रेस फार्मर्स हो गए या डिस्ट्रेस पर्संस हो गए अदर देन फार्मर्स हो गए, जो अपना डेट नहीं पे कर पा रहे, इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स को, वो सारे PSL का पार्ट बनेंगे। ठीक है। आई होप आपको वीकर सेक्शन वाला सेक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं SHG। क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की फुल फॉर्म भी आती है बहुत बार। SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या है, ये ना आपस में रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस करते रहते हैं जब तक इनके पास पूल इकट्ठा नहीं हो जाता पैसों का। तो जब पूल इकट्ठा हो जाता है ये अपने आपस में मेंबर्स को लेंडिंग करते रहते हैं, और इनका जो पर्पस होता है वो होमोजेनस होता है। SHG में कितने मेंबर्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 to 20 मेंबर्स होते हैं। JLG ये क्या है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है। ये कंसेप्ट 2014 में आया था। ये क्वेश्चन अच्छा है कि JLG का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, नाबार्ड ने इंस्टीट्यूट किया था फॉर अवेलिंग द लोन। इसमें क्या है, जो JLG है दैट इज जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, 4 से 10 लोग मिलकर बैंक्स में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें लोन प्रोवाइड किया जाए, तो उन्हें विदाउट कोलेटरली लोन प्रोवाइड किया जाता है, या तो किसी एक हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या सारे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्हें लोन मिल जाता है। तो JLG का कंसेप्ट कौन लाया था, नाबार्ड लाया था। अब अगर किसी बैंक ने सपोज PSL का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो उन्हें पेनल्टी पे करनी होगी। तो उनमें पेनल्टी कैसे पे करनी होगी, तो बैंक को डिपॉजिट करना होगा जितना वो शॉर्टफॉल अमाउंट है, मतलब जितना पैसा उन्होंने कम मेंटेन किया है PSL टारगेट के अंतर्गत, उन्हें वो पैसा कहाँ पे देना पड़ेगा, RIDF में। RIDF ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। RIDF की फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसमें उनको बैंक्स को नुकसान ही होगा क्योंकि PSL में फिर भी उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, बट जो यहाँ पेनल्टी के तौर पे यहाँ पे फंड वो दे रहे हैं वहाँ पे लेस इंटरेस्ट या लेस रिटर्न्स मिलेंगे कंपैरेटिवली। इसके अलावा बैंक्स के पास एक और अल्टरनेटिव भी है कि वो PSL सर्टिफिकेट ले सकते हैं, दैट इज PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। जितनी भी अमाउंट उनकी शॉर्ट फॉर्म है, इकोबेर पोर्टल पे जाके वो सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। और ये जो टाइप ऑफ सर्टिफिकेट है बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे PSL एग्रीकल्चर, PSL FF या स्मॉल फाइनेंस, PSL माइक्रो, PSL जनरल। तो जिस कैटेगरी में शॉर्ट है उसका सर्टिफिकेट वो ले सकते हैं। और अगर कोई बैंक का PSL टारगेट ज़्यादा है, दूसरे बैंक का PSL टारगेट का अकम्प्लिश नहीं हुआ, तो वो आपस में इन सर्टिफिकेट का सेल एंड परचेज भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीकर सेक्शंस के अलावा हमने PSL में एक पढ़ा था ना होर सीमा, तो उसमें ओ जो पोर्शन था वो ओ किसके लिए था, अदर्स के लिए। तो अदर्स में क्या आएगा, लोन्स गिवन टू डिस्ट्रेस्ड पर्संस नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अगर किसी स्टार्टअप के लिए दे रहे हो जो एग्रीकल्चर का पार्ट या MSME का पार्ट नहीं है, अप टू 50 करोड़। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को दे रहे हो अदर देन एग्रीकल्चर और MSME, वो भी अदर्स का पार्ट है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर और MSME वो तुम्हें स्पेसिफिक सेक्टर का पार्ट माना जाएगा ना। अब हम कर रहे हैं नाबार्ड की सब्सिडरीज। नाबार्ड की सब्सिडरीज कौन सी हैं, नैब किसान, नैब समृद्धि, नैब फाउंडेशन, नैब संरक्षण ट्रस्ट, नैब फिन्स, नैब वेंचर्स, नैब कॉन्स। नैब कॉन्स मतलब कंसल्टेंसी सर्विसेज। इनके जस्ट नाम एक बार थ्रू आउट कर लो, इसमें से वैसे इतना क्वेश्चन कोई बनता नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बजट। बजट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लेदर का बैग। बजट मतलब प्लानिंग करना, एस्टिमेट करना कि आपके रेवेन्यूज या आपका एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना होने वाला है। जो फर्स्ट टाइम बजट का कंसेप्ट है वो कौन लेके आया था, सर रॉबर्ट वॉलपोल 1733 में लेके आए थे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 7 अप्रैल 1860 को। और जो फर्स्ट इंडिया का बजट है वो किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1869 को। ठीक है,
नेक्स्ट अभी हम थोड़ा बजट के बारे में देखते हैं। देखो बजट में बेसिकली दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, एक तो होती है रिसीट्स, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब हमारी जितनी भी इनकम हो रही है, जो रिसीट्स है वो फर्दर डिवाइडेड है दो पोर्शंस में, एक तो है रेवेन्यू रिसीट्स और एक है कैपिटल रिसीट्स। जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एक तो हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं इन्हें नॉन रिफंडेबल रिसीट्स भी बोलते हैं। जितना भी टैक्स का रेवेन्यू हो गया, बेशक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, बेशक ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होएगा, जीएसटी होएगा। डायरेक्ट में फॉर एग्जांपल क्या होएगा, इनकम टैक्स होएगा। ये जितना भी हमारा रिवेन्यू रिसीट्स हैं जो नॉन रिफंडेबल है वो किसका पार्ट है, रिवेन्यू रिसीट्स का। जैसे नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया, ड्यूटी, टोल कलेक्शन, चार्ज, चलान है, ग्रांट्स, ये सब किसका होंगे, रिवेन्यू रिसीट्स का पार्ट। देखो रिवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं जिसमें ना ही हमारी एसेट क्रिएट होती है, ना ही हमारी एसेट डिक्रीज होती है, ना ही हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो रिवेन्यू रिसीट्स में दो तरह की रिसीट्स हैं, एक तो फ्रॉम टैक्सेस, एक नॉट फ्रॉम टैक्सेस, और ये नॉन रिफंडेबल इन नेचर होता है। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स रिफंडेबल होती हैं, रिटर्नेबल होती हैं। इसमें क्या है, या तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है या हमारी एसेट डिक्रीज होती है। मतलब या तो हम एसेट को बेच के पैसा ला रहे हैं, कैपिटल रिसीट्स तभी है, या हमने कोई लायबिलिटी क्रिएट कर ली है जैसे बोरिंग्स वगैरह की हैं, तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होगा। इसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं कैपिटल रिसीट्स में, एक तो हो गए लोन्स और एक हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल जो खर्चे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ग्रांट्स दे दी, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कर दी, ठीक है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें क्या है, या तो हमारी एसेट क्रिएट होगी या हमारी लायबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसमें क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन पे किया तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब डेफिसिट क्या होता है और सरप्लस क्या होता है। डेफिसिट मतलब आपका खर्चा ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, दैट इज डेफिसिट। और सरप्लस मतलब आपकी रिसीट ज़्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर कम है। अब बजटरी डेफिसिट क्या होता है, टोटल बजट। तो टोटल बजट में हमने दो पार्ट्स पढ़े, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। तो टोटल डेफिसिट है इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट्स कम है। तो बजटरी डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। इसमें कैपिटल भी काउंट होगी, रिवेन्यू भी काउंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काउंट होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी काउंट होगा, ठीक है, सारा काउंट होगा। टोटल बजटरी डेफिसिट है, इसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फिजिकल डेफिसिट में क्या है, हमने बजटरी डेफिसिट को ही कंसीडर करना है, पर उसमें बोरोइंग्स वाला पार्ट एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। बोरोइंग्स हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज सिंपली फिजिकल डेफिसिट। ये फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू और एग्जाम के, ठीक है। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसमें सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट्स को ही कंसीडर करना है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मतलब जो फिजिकल डेफिसिट हमने कंसीडर किया था ना, टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का सब्ट्रैक्शन लेके और उसमें बोरिंग्स ना कंसीडर करके, उसमें हमने नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को भी सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, और जो फिजिकल डेफिसिट है वो बजटरी डेफिसिट माइनस बोरिंग्स होता है। अब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ पे डिफाइंड है, वो आर्टिकल 112 में डिफाइंड है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट तीन चीज़ें बनती हैं, एक तो कंसोलिडेटेड फंड, एक कंटिजेंसी फंड, एक पब्लिक अकाउंट फंड। जो कंसोलिडेटेड फंड है यहाँ से ही सारे खर्चे किए जाते हैं, और ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ये कहाँ पे डिफाइंड है, आर्टिकल 266 के पार्ट 1 में डिफाइंड है। इसमें क्या है, ऑल एक्सपेंडिचर आर अकर्ड फ्रॉम हेयर, और जितनी भी रिसीट्स हैं वो भी सारी कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगी, और इसको यूज़ करने के लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड, ये कहाँ पे डिफाइंड है, 267 के पार्ट ए में। अर्लियर जो इसका कॉर्पस होता था वो 500 करोड़ होता था, बट अभी से 30,000 करोड़ कर दिया है रिसेंटली बढ़ा के। तो यहाँ पे भी पैसे जो आते हैं कंटिजेंसी फंड में वो कंसोलिडेटेड फंड से ही कट करके जाते हैं कंटिजेंसी फंड में। तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस वही जिसके 1 रुपये के नोट पे साइन होते हैं। अब मिनिस्ट्री होल्ड करती है इसको ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर कोई भी अनएक्सपेंडेड एक्सपेंडिचर हो गया तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड होता है, और इसके लिए पोस्ट अप्रूवल इसके लिए भी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट लास्ट इज पब्लिक फंड। पब्लिक फंड क्या है, लोगों की मनी, और इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लेनी होती, आपको बाद में बताना होता है कि इतना खर्चा हो गया। तो इसमें क्या है, पेंशन फंड आ गया, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड आ गया, पेंशन रिटर्न कर रहे हो तो इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, ठीक है।